क्वेश्चंस कर रखे हैं। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे और 30 क्वेश्चंस के बारे में। यानी आज हम लोग डिस्कस करेंगे 50 to 80 क्वेश्चंस के बारे में। हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पर बेस्ड हैं। इसके साथ साथ यानी इसके पैरेलल हम लोग ऑप्टिक्स के भी क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का पार्ट 3 हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 51 से, क्योंकि हमने 50 तक कर रखा है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। ठीक है, चलिए तो 51 क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो आप पहले एक बार पढ़ो। ठीक है, देखिए 51 क्या है कि भाई वेयर इज अ ट्रांजिस्टर। यहां पे एक नया वर्ड आ गया, ट्रांजिस्टर। मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड, यानी ट्रांजिस्टर जो है सबसे अधिक कहां पाया जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पे एक गिवन है आपका रिस्ट वॉच है, फिर फ्यूज है, फिर हियरिंग एड है और फिर आपका फ्लोरोसेंट लैंप है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि भाई ट्रांजिस्टर होता क्या है। ठीक है, फिर हम लोग ऑप्शन के बारे में सोचेंगे या समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको समझना होगा कि ट्रांजिस्टर क्या होता है। देखिए ट्रांजिस्टर जो होता है एक सेमी कंडक्टर डिवाइस होता है। सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि ट्रांजिस्टर जो होता है एक सेमी कंडक्टर डिवाइस होता है। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, आवाज को या इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ट्रांजिस्टर क्या होता है, एक सेमी कंडक्टर डिवाइस होता है दैट एम्पलीफाई। ठीक है, जो क्या करता है, एम्पलीफाई करता है, बढ़ा देता है, आप ऐसे बोल सकते हो, बढ़ा देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को। ठीक है, दैट एम्पलीफाई इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या इलेक्ट्रिकल पावर को ये एम्पलीफाई कर देता है। ठीक है, याद रखिएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ट्रांजिस्टर का जो खोज हुआ था, यानी ट्रांजिस्टर के बारे में, ट्रांजिस्टर का जो इन्वेंशन था वो 1938 में हुआ था। ठीक है, ट्रांजिस्टर का जो इन्वेंशन था वो 1938 में हुआ था। और ट्रांजिस्टर जो है किस प्रकार से बनता है, तो सिंपल तरीके से आप बोल सकते हो कि अगर आप कोई भी आप दो डायोड को, है ना, कोई भी आप दो डायोड को अगर मिला दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, ट्रांजिस्टर बन जाएगा। ठीक है, और ट्रांजिस्टर नॉर्मली 2 तरह के होते हैं। एक होता है पीएनपी, है ना, एक होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर, दूसरा होता है आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर। और लोग तो याद रखिएगा ट्रांजिस्टर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर देता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि भाई कहां पे सबसे अधिक यूज करता है या होता है। ठीक है, तो भाई सबसे पहला रिस्ट वॉच में तो होता नहीं है, बैटरी होता है, इसमें एम्पलीफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। फ्यूज, भाई फ्यूज तो एक आपका इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इसका अलग फंक्शन ही हमने डिस्कस भी किया था पिछले क्लास में। ठीक है, हियरिंग एड, तो इसका चांस है, यानी हियरिंग एड यानी कान का जो डिवाइसेज होते हैं, जो छोटे छोटे डिवाइसेज होते हैं जो कान में लगा होता है, जो लगाया जाता है, जिनको कम सुनाई देता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ट्रांजिस्टर का सबसे अधिक उपयोग जो है हियरिंग एड में होता है। यानी जो डिवाइसेज होते हैं जो कान में लगाए जाते हैं, डिवाइस जिनका कान खराब होता है, जिसको कान से कम सुनाई देता है, ठीक है, तो उनको ये डिवाइस लगाया जाता है। यानी उनमें उनको आप बोल सकते हो कि एक ऐसा डिवाइस लगाया जाता है जिसमें ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, यानी हियरिंग एड में जो है मेनली ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है ना। अच्छा, इसका एक और पर्पज है कि ये जो आपका जो ट्रांजिस्टर होता है काफी छोटा होता है। ये भी एक कारण है हियरिंग एड में यूज करने का कि भाई इसका जो साइज होता है वो काफी स्मॉल होता है। ठीक है, साइज होता है इसका काफी स्मॉल होता है, यानी स्मॉल साइज होता है। इसके साथ साथ ये कम पावर पर यानी लो पावर पर भी ये वर्क करता है। इसीलिए यहाँ पे जो ऑप्शन होगा हमारा क्या होगा, ट्रांजिस्टर का जो उपयोग है वो हियरिंग एड में होता है। ठीक है, ये देखिए फ्लोरेसेंट लैंप में तो सवाल ही नहीं है, फ्लोरेसेंट लैंप में ट्रांजिस्टर का क्या काम है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा, सी, यानी हियरिंग एड। ठीक है, उम्मीद है आपको ये ट्रांजिस्टर के बारे में समझ आ गया होगा। फिर से एक क्या होता है, ट्रांजिस्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जो एम्पलीफाई करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है। कब खोज हुआ था, तो 1938 में खोज हुआ था। और 2 तरह के होते हैं, पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, यानी क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि भाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है वो किससे एसोसिएटेड है, किससे एसोसिएटेड है। तो ये हमने आपको ऑलरेडी बता रखा था पिछले क्लास में भी कि भाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है किससे एसोसिएटेड है। ठीक है, देखिए फ्लेमिंग के मेनली 2 रूल्स होते हैं। ठीक है, जो फ्लेमिंग थे इनके मेनली 2 रूल्स हैं। और ओके, एक होता है लेफ्ट हैंड रूल, है ना। फ्लेमिंग के मेनली 2 रूल्स होते हैं, एक होता है लेफ्ट हैंड रूल और दूसरा होता है आपका राइट हैंड व्हाट रूल।
ठीक है, तो याद रखिएगा जो राइट हैंड रूल होता है ना, जो राइट हैंड रूल होता है ये इंड्यूस करंट का डायरेक्शन प्राप्त करने के लिए होता है, याद रखिएगा। हमने आपको बता भी रखा है कि भाई इंड्यूस करंट का डायरेक्शन पता करने के लिए, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन पता करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज करते हैं। ऑल ओके यहां तक ना। अच्छा, और इंड्यूस करंट किस पर काम करता है आपका, तो ईएमआई पर। हमने ईएमआई भी आपको बता रखा है। ईएमआई का उल्टा क्या होता है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ क्या चीज, करंट। और हमने आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी आपको हमने बता रखा है, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ क्या चीज, करंट। तो यहाँ पे देखो भाई ऑप्शन देख लिया जाए, भाई यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो चारों में से कौन सा है उसको थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की तो बात ही नहीं है, तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑप्शन है, इन दोनों को हटाओ पहले। फिर बोल रहे क्या कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन द मैग्नेट, भाई सवाल ही नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड होगा तो कहां पे, करंट की बात हो रही है, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल राइट हैंड का उल्टा क्या होगा, लेफ्ट हैंड होगा। ठीक है, जब राइट हैंड जब आपका इंड्यूस करंट पर है तो ऑब्वियस है कि ये भी आपका लेफ्ट हैंड में क्या होगा, करंट पर होगा, है ना। तो याद रखिएगा जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है ना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है आपका, तो अगर आपको ध्यान होगा तो हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि भाई आपका एक इफेक्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है कि कोई भी वायर है आपका, उससे अगर करंट फ्लो कर रहा है तो वहां पे जो है एक फील्ड जनरेट हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और यहां पे क्या होगा, अगर कोई भी पार्टिकल आता है तो उस पर फोर्स एक्सर्ट होता है ना। तो उस फोर्स का डायरेक्शन पता करने के लिए, या आप ऐसे बोलो कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करने के लिए, तो जो भी जनरेट हो रहा है वो कैसे जनरेट हो रहा है, करंट के चलते जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि नहीं। तो सिंपल सा इसका आंसर क्या होगा, डी। ऑल ओके, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऑन करंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, यानी 53 देख लिया जाए। यहां पे बोल रहे हैं क्या कि भाई फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू टेक प्लेस द मेटल यूज्ड एज कैथोड शुड हैव। ठीक है, तो भाई पहले तो क्वेश्चन समझना होगा, फिर ना ऑप्शन हम लोग ट्राई करेंगे या देखेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे एक नया वर्ड आपको दिख रहा होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो सबसे पहले हमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझना होगा, देन हम लोग आगे की बातें सॉल्व, मतलब आगे की बातें करेंगे, भी ऑप्शन पे हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, थोड़ा सबसे पहले इसको समझ लिया जाए। देखिए नाम से क्लियर है, फोटो इलेक्ट्रिक वॉट इफेक्ट। तो याद रखिएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए सबसे आसान सा तरीका है क्या, कि मान लो कि आपके पास एक मेटल सरफेस है, आपके पास क्या है, एक मेटल सरफेस है। और ओके, इस मेटल सरफेस पर क्या करा आपने, एक खास तरह का लाइट, एक खास तरह की फ्रीक्वेंसी, मान लो कि आपका सोर्स हो गया, सोर्स मतलब जहां से लाइट निकल रहा है, ठीक है, मान लो क्या हो गया, आपका सोर्स हो गया, और इस सोर्स से एक खास तरह का लाइट जो है ना, एक खास तरह का लाइट, उसकी भी एक खास फ्रीक्वेंसी है, खास वेवलेंथ का लाइट यहां से क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, है ना, स्ट्राइक करेगा। और स्ट्राइक करेगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मेटल सरफेस है तो मेटल सरफेस के पास इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा मात्रा में होते हैं, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, यहां से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। तो ये जो पूरा फेनोमेना होता है इसी को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब क्या हो गया, लाइट। इलेक्ट्रिक का यहां मतलब है इलेक्ट्रॉन, तो लाइट के चलते इलेक्ट्रॉन्स का निकलना, लाइट के चलते इलेक्ट्रॉन्स का निकलना ही क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकलेंगे, तो भाई ऑब्वियस है कि भाई मेटल सरफेस पर होंगे, क्योंकि सबसे अधिक मेटल्स के पास ही क्या होता है, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अभी देखो तो भाई यहां से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स तो ऑलरेडी यहाँ पे मेटल सरफेस पर है, तो मेटल सरफेस पे है तो फ्री थोड़ी है, बाउंडेड है भाई, है कि नहीं, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, फ्री है, लेकिन फ्री भी है लेकिन बाउंडेड भी है। देखो कैसे, इसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है, इसको ये जो कॉन्सेप्ट है इसको थोड़ा हम लोग इलेबोरेट करके आपको दिखाते हैं कि भाई कैसे। ठीक है, देखिए अभी हम लोग समझ क्या रहे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर से एक बार, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, तो सबसे पहला आसान तरीका है कि भाई मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराना, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सबसे आसान सा मतलब होता है, क्या होता है भाई, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कराना ही क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी अगर इसको डिफाइन किया जाए तो हम लोग बोल सकते हैं इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इमिशन ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन, कहां से, फ्रॉम मेटल सरफेस, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, है ना, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का क्या होना, इजेक्ट होना। ठीक है, अब ऐसे तो इजेक्ट नहीं ना होगा भाई, है कि नहीं, ऐसे तो इजेक्ट नहीं होगा, उस पर हमको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा, है कि नहीं। तो जो एनर्जी हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। याद रखिएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। या इसको आप ऐसे समझो
कि भाई आपके पास मान लो कि ये मेटल सरफेस हो गया, है ना, मेटल सरफेस हो गया, इसके पास बहुत सारे क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स है ना, बहुत सारे क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स है। अब इस इलेक्ट्रॉन्स को हमको निकालना है यहाँ पे, है ना, इस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, निकालना है। तो जो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके अंदर में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके। तो भाई यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, यहाँ पे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि नहीं। यहाँ जो है आपका कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। कहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है आपका, ये इलेक्ट्रॉन हो गया और ये हो गया आपका ओवरऑल न्यूक्लियॉन्स। तो इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है आपका, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। ऑल ओके ना। तो हमको ये क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमको यहां से एनर्जी देना पड़ेगा, है ना। तो एनर्जी देंगे भाई, उतना एनर्जी देंगे जिससे हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाए, बाहर निकलना स्टार्ट हो जाए। तो वो जो एनर्जी हम लोग प्रोवाइड करते हैं उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है, फिर से एक बार, वर्क फंक्शन क्या होता है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, है ना, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर से इसको आपको लिख के दिखाते हैं कि भाई क्या होता है, वर्क फंक्शन क्या होता है। ठीक है, देखिए नाम से क्लियर है, वर्क फंक्शन। तो इसको अगर डिफाइन किया जाए तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि भाई वर्क फंक्शन क्या होता है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कम से कम वैसा एनर्जी, है ना, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में जो कम से कम एनर्जी जो लग रहा है ना, रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। याद रखिएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। और ये भी याद रखिएगा कि जो वर्क फंक्शन होता है उसको हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम लोग फाई को ईवी से मेजर करते हैं। याद रखिएगा इसको भी कि ईवी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, ईवी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये भी याद रखिएगा, 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल होता है। ठीक है, उम्मीद आपको वर्क फंक्शन समझ आ गया होगा। मान लो कि मेटल सरफेस हो गया, यहाँ से हम लोग यहाँ पे बहुत सारे क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वहां से आप लाइट गिराओगे, है ना, लाइट क्या करोगे, गिरेगा, खास तरह का लाइट गिरेगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो पूरा फेनोमेना हो गया, उस फेनोमेना को क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको निकलने में जो एनर्जी लगा, चाहे इनको निकालने में जो एनर्जी चाहिए, दैट एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। अभी देखो, अब क्वेश्चन पर आते हैं। हमने आपको दो कॉन्सेप्ट समझा दिए कि भाई एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है वो समझा दिया, और वर्क फंक्शन क्या होता है ये हमने आपको समझा दिया। चलिए वापस क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या है कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को होने के लिए, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कराने के लिए क्या चाहिए। तो ऑब्वियस है कि भाई वर्क फंक्शन कम चाहिए, क्योंकि वर्क फंक्शन क्या होता है कि भाई कम से कम एनर्जी चाहिए, आसानी से निकल जाएगा हमको। जब इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से निकल जाएंगे, तभी ना अच्छा होगा, तभी बेहतर होगा। हमको कम एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस है कि भाई आपका जो वर्क फंक्शन होना चाहिए वो कम होना चाहिए। तो याद रखिएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जो वर्क फंक्शन होना चाहिए वो कम होना चाहिए। यानी ये जो क्वेश्चन नंबर 53 है, इसका आंसर क्या होगा आपका, दैट इज सी, यानी लो वर्क फंक्शन। उम्मीद आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ आ गया होगा, और यहाँ जो एक वर्ड आपको दिख रहा है वर्क फंक्शन समझ आ गया होगा। वर्क फंक्शन यानी फिर से कि भाई एनर्जी, कम से कम एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में जो सबसे कम एनर्जी लगता है उस एनर्जी को बोलेंगे क्या चीज, वर्क फंक्शन। और जो पूरा फेनोमेना हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन्स को लाइट आपने गिराया, इलेक्ट्रॉन्स निकल गया पूरा, है ना, तो ये जो पूरा फंक्शन हो गया इसको क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, यानी 54 नंबर। ठीक है, चलिए 54 थोड़ा डिस्कस किया जाए पहले। ठीक है, बोल क्या रहे यहाँ पे कि भाई फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी यानी डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ठीक है, तो भाई आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि भाई जो डायरेक्ट करंट होता है, यानी जो डीसी होता है ना, जो क्या होता है आपका डीसी होता है, इसका डायरेक्शन क्या होता है, कांस्टेंट होता है भाई, एक ही डायरेक्शन में भागता है, एक ही डायरेक्शन में जाता है, इसका तो डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। आज जब डायरेक्शन ही चेंज नहीं हो रहा है तो भाई किस चीज की फ्रीक्वेंसी है कि नहीं, जब डायरेक्शन ही चेंज नहीं हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी किस चीज की है कि नहीं, फ्रीक्वेंसी होगा ही नहीं। तो सिंपल सी बात आपने याद रख लेना है कि भाई डीसी का फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, यानी डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होगी, क्यों नहीं होगी, तो याद रखिएगा क्योंकि डीसी का जो डायरेक्शन होता है ना, डीसी का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी उसी का होगा जिसका डायरेक्शन चेंज करेगा, जैसे एसी का। तो एसी का अच्छा अगर मान लो कि यहाँ पे एसी पूछ दिया होता है तो याद रखिएगा एसी का जो फ्रीक्वेंसी होगा इंडिया में 50 हर्ट्ज होता है, लेकिन अगर यहाँ पे क्योंकि डीसी है दैट इज वाई 0। क्यों 0, तो समझाइएगा कि भाई डायरेक्शन कांस्टेंट होता है, इसका डायरेक्शन चेंज ही नहीं होता है। जब डायरेक्शन चेंज ही नहीं हो रहा है तो फिर किस चीज का फ्रीक्वेंसी। चलिए उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया जाए, यानी 55। भाई यहाँ पे पूछ रहा है क्या
कि कौन सा ओमिक कंडक्टर है। यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया, ओमिक कंडक्टर। ठीक है, तो हमने आपको ओम्स लॉ ऑलरेडी बता रखा है कि भाई ओम्स लॉ क्या होता है। ठीक है, तो थोड़ा एक बार रिपीट भी कर लिया जाए कि भाई ओम्स लॉ क्या होता है। तो याद रखिएगा V इक्वल टू आई आर, है ना, या इसको आप ऐसे समझो कि V जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। ठीक है, V यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, और I यानी करंट। ठीक है, ये जो दोनों होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए ओम्स लॉ के बेसिस पर, है ना, ओम्स लॉ के बेसिस पर कंडक्टर दो तरह के होते हैं। याद रखिएगा ओम्स लॉ के बेसिस पर कंडक्टर को हम लोग दो भागों में क्लासिफाई करते हैं। देखिए क्यों ऐसा, क्यों क्लासिफाई करते हैं ये भी तो समझिएगा। देखिए बहुत तरह के लॉ मिलेंगे आपको, कुछ लॉ जो होते हैं यूनिवर्सल होते हैं और कुछ यूनिवर्सल नहीं होते हैं। तो ये जो आपका लॉ है, यानी जो ओम्स लॉ है, ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है, यानी ये हर एक चीज पर ये लागू नहीं होता, हर एक कंडीशन में ये लागू नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है आपका। इसीलिए ओम्स लॉ के आधार पर कंडक्टर को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका ओमिक कंडक्टर, ठीक है, एक होता है आपका ओमिक कंडक्टर, दूसरा होता है आपका नॉन ओमिक कंडक्टर। याद रखिएगा एक होता है ओमिक कंडक्टर, दूसरा होता है नॉन ओमिक कंडक्टर। ठीक है, तो जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है उसको बोलते हैं ओमिक कंडक्टर, जो फॉलो नहीं करता है उसको क्या बोलते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर। तो यूजुअली जितने मेटल्स होते हैं आपके, ठीक है, जितने भी मेटल्स होते हैं सारे ओमिक कंडक्टर के कैटेगरी में आते हैं, और जितने भी आपके सेमी कंडक्टर डिवाइसेज होते हैं वो सारे नॉन ओमिक कंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं। खैर यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था कि भाई ओमिक कंडक्टर कौन सा है, यानी मेटल है, ऑब्वियस है कि मेटल है। तो भाई यहाँ पे ये तो नॉन मेटल है, ये तो आपका मेटलॉइड हो गया, ये भी मेटलॉइड हो गया, कट करो बचा क्या, सिल्वर, भाई सिल्वर होगा। यानी ओमिक कंडक्टर, याद रखिएगा कि ओमिक कंडक्टर क्या होता है। हो सकता है कि यहाँ पे आपसे नॉन ओमिक कंडक्टर पूछ देता, तो याद रखिएगा नॉन ओमिक कंडक्टर यानी जितने भी आपके सेमी कंडक्टर डिवाइसेज होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके सेमी कंडक्टर डिवाइसेज होते हैं, और सेमी कंडक्टर किससे बना होता है, तो मेटलॉइड से बना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया जाए, यानी क्वेश्चन नंबर 56, 55 तो तुमने कर लिया। देखिए हर एक क्वेश्चन में हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट आपको समझाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आप समझोगे तो कोई भी आप क्वेश्चन कर लोगे, अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कर लोगे। ठीक है, तो इसीलिए अभी कॉन्सेप्ट पर ज्यादा फोकस करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए कि भाई इलेक्ट्रिकल हीटर में, यहाँ पे एक नया वर्ड तो नहीं है, इलेक्ट्रिकल हीटर में कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमने आपको पहले भी करा रखे हैं। ठीक है, तो ये तो आपको पता भी होगा कि भाई नाइक्रोम का यूज किया जाता है ना, नाइक्रोम का यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है, तो ये भी हमने आपको बता रखा है। तो सबसे पहला भाई कि ये एक एलॉय होता है, सबसे पहला कंडीशन होता है एलॉय। इसकी रेजिस्टिविटी काफी हाई होती है ना, इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है काफी हाई होती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है काफी हाई होता है, इसका जो आसानी से ये नहीं पिघलता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये जो है तो आसानी से कोरोड नहीं होता है, ऑक्सीडाइज नहीं होता है। तो ये भी आप बोल सकते हो कि डू नॉट कोरोड इजीली, आसानी से कोरोड नहीं होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है, इसका रेजिस्टिविटी काफी हाई होता है। तो इन सब के चलते हम लोग क्या करते हैं, नाइक्रोम का यूज करते हैं। कोई भी हीटिंग डिवाइसेज हो हम लोग नाइक्रोम का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। अच्छा यहाँ पे एक चीज और, टंजस्टन आ गया तो ये फिलामेंट के लिए होता है। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 57 देखा जाए। 57 क्या बोल रहा है, पहले डिस्कस किया जाए कि 57 है क्या। तो 57 क्या बोल रहा है कि इफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस टू बी डिक्रीज, अगर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना होगा, ठीक है, तो जो रेजिस्टर्स हैं उसको किस में कनेक्ट करना चाहिए। तो याद रखिएगा हमने आपको बताया भी था कि इस रेजिस्टर्स को या रेजिस्टेंस जो है इसको हम लोग दो तरीके से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, दो तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। अच्छा एक पॉइंट जो है वो, उससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए एक होता है रेजिस्टेंस और एक होता है रेजिस्टर। तो याद रखिएगा रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, जो रेजिस्टेंस होता है ये एक प्रॉपर्टी होता है जो करंट के फ्लो को अपोज करता है, जबकि रेजिस्टर होता है एक डिवाइस होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इन दोनों में अंतर होता है। ठीक है, और रेजिस्टर किसको बोलते हैं, तो वैसा डिवाइस जिसका रेजिस्टेंस काफी हाई होता है उसको बोलते हैं रेजिस्टर। और हमने आपको ऑलरेडी बता रखा था कि रजिस्टर को हम लोग दो तरीके से कनेक्ट करते हैं, सीरीज में और पैरेलल में। सीरीज का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2, है ना, और इसका फॉर्मूला होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। यानी ये रेसिप्रोकल में होता है और ये डायरेक्ट होता है। तो ऑब्वियस है कि भाई इसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा आएगा और इसका रेजिस्टेंस जो नेट रेजिस्टेंस आएगा काफी कम आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है भाई कि अगर आपको जो नेट रेजिस्टेंस को घटाना है तो भाई किस में कनेक्ट करोगे, ऑब्वियस है कि आप क्या करोगे, पैरेलल में कनेक्ट करोगे। ठीक है, चलिए उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। 58 देखा जाए। ठीक है, चलिए 58 क्या है,
तो भाई 58 समझना होगा पहले। एट लो टेम्परेचर लीड बिहेव्स एज, लीड यानी यहाँ पे एक मेटल है जिसको हम लोग शीशा बोलते हैं, लीड। तो लीड जो है लो टेम्परेचर पर किसकी तरह बिहेव करता है, ये पूछा गया है आपसे। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो याद रखिएगा सेमीकंडक्टर तो आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा सुपर कंडक्टर, याद रखिएगा यहाँ पे जो आंसर होगा सुपर कंडक्टर। लेकिन आपको समझना होगा पहले कि भाई सुपर कंडक्टर क्या होता है, ठीक है। देखिए सुपर कंडक्टर सबसे पहले समझते हैं। देखिए बहुत सारा ऐसे मटेरियल्स होते हैं, है ना, बहुत सारे वैसे मटेरियल्स होते हैं, यानी वैसे मेटल्स होते हैं, नॉट मटेरियल, मेटल्स, ठीक है। बहुत सारे वैसे मेटल्स होते हैं, ठीक है, जो अपना रेजिस्टेंस लूज कर देते हैं, जो अपना जो रेजिस्टेंस है वो लूज कर देते हैं, यानी उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो एकदम खत्म हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे वैसे मटेरियल्स होते हैं जिनका रेजिस्टेंस एकदम खत्म हो जाता है एक सर्टेन टेम्परेचर पर, एक खास तरह के टेम्परेचर पर उनका जो रेजिस्टेंस होता है एकदम जीरो हो जाता है। और वो जो टेम्परेचर होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। अब खुद सोचो आप, जब रेजिस्टेंस ही जीरो हो गया तो भाई उसमें तो पूरा का पूरा करंट पास करेगा, कोई अपोजिशन ही नहीं होगा, कोई अपोज ही नहीं करेगा भाई, तो उसमें पूरा का पूरा करंट क्या करेगा, पास करेगा। अच्छा पूरा का पूरा करंट पास करे यानी भाई वो क्या है, सुपर कंडक्टर है। तो अब बोल सकते हो कि सुपर कंडक्टर क्या होता है, वैसे मटेरियल्स जिसमें रेजिस्टेंस ना के बराबर हो, भाई जितना करंट आ रहा है सब के सब क्या करेगा, पास करेगा, टोटल का टोटल करंट क्या करेगा, पास करेगा। तो उस तरह के डिवाइसेस को क्या बोलते हैं, रेजिस्टर सॉरी सुपर कंडक्टर बोलते हैं। तो ऐसा कब होगा, जब उसका रेजिस्टेंस जीरो होगा, ठीक है। तो बहुत सारे वैसे मटेरियल्स होते हैं जिनका रेजिस्टेंस जीरो होता है या जीरो किया जाता है एट क्रिटिकल टेम्परेचर, एट सर्टेन टेम्परेचर, जिस पर उसका जो रेजिस्टेंस है वो जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे वही पूछा गया है कि भाई लो टेम्परेचर पर लीड किसकी तरह बिहेव करेगा, तो याद रखिएगा सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा इस कॉन्सेप्ट के बारे में, यानी सुपर कंडक्टर के बारे में सबसे पहले जी ओन्स ने बताया था, सबसे पहले जी ओन्स ने बताया था। और एक बात और आपको ध्यान रखना चाहिए कि लीड जो है आपका 7.2 केल्विन पर, है ना, 7.2 केल्विन पर, ठीक है। यानी लीड जो होता है आपका ये 7.2 केल्विन पर अपना रेजिस्टेंस पूरी तरह से खो देता है और ये सुपर कंडक्टर बन जाता है, ठीक है। उम्मीद है आपको सुपर कंडक्टर का भी कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, यानी 59 देखा जाए। 59 भाई पढ़ा जाए पहले, क्या है, बोल क्या रहा है, अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वोल्ट मीटर। तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि भाई यहाँ पे गैल्वेनोमीटर आ गया और वोल्ट मीटर आ गया, होता क्या है ना, उसके बाद ही ना हम लोग आगे ऑप्शन पे देखेंगे। तो याद रखिएगा गैल्वेनोमीटर, इसको आप ऐसा समझ लो कि एक टेस्टर, आपने देखा होगा टेस्टर, तो समझ लो कि एक टेस्टर ही है ये। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो पता करता है, जो डिटेक्ट करता है कि किसी भी डिवाइस में करंट है कि नहीं। तो याद रखिएगा गैल्वेनोमीटर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस, है ना, डिवाइस दैट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करेंट, जो क्या करता है, पता करता है कि भाई किसी भी डिवाइस में, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में करंट है कि नहीं है। तो वो जो डिवाइस होता है उसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे है एक भाई वोल्ट मीटर, थोड़ा वोल्ट मीटर को भी समझ लिया जाए। तो वोल्ट मीटर क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस को नापता है। याद रखिएगा एक ऐसा डिवाइस जो पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है हमने आपको पिछले क्लास में बता रखा है, ठीक है। तो याद रखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी वोल्ट मीटर यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस को मापे, गैल्वेनोमीटर यानी जो करंट के प्रेजेंस को मापे कि भाई उसमें करंट है कि नहीं, चेक करना है। खैर क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू किस में, वोल्ट मीटर। यानी गैल्वेनोमीटर को हम लोग वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना, तो भाई कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना। गैल्वेनोमीटर को अगर हमको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो किस प्रकार से कनेक्ट करेंगे। तो याद रखिएगा जब भी हमको गैल्वेनोमीटर को यानी जीएम को वोल्ट मीटर में अगर कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, तो क्या करना होगा, हमको सीरीज रेजिस्टेंस से जोड़ना होगा, ठीक है। सीरीज रेजिस्टेंस से हमको क्या करना होगा, जोड़ना होगा। सीरीज रेजिस्टेंस यानी आपको हमने अभी बताया कि जो हाई रेजिस्टेंस होते हैं, है ना, जो हाई रेजिस्टेंस होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज रेजिस्टेंस। और जो लो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या चाहिए, पैरेलल रेजिस्टेंस। याद रखिएगा लो रेजिस्टेंस को बोलते हैं पैरेलल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन को देखा जाए, देखिए हाई रेजिस्टेंस पैरेलल में भाई सवाल ही नहीं है, पैरेलल में तो हमेशा लो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। पैरेलल में हमेशा क्या होता है, लो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अच्छा सेकंड ऑप्शन देखो, लो रेजिस्टेंस ऑन पैरेलल,
ठीक है, लेकिन हम लोग पैरेलल में कनेक्ट ही नहीं करेंगे, हमको तो हाई रेजिस्टेंस चाहिए। तो याद रखिएगा गैल्वेनोमीटर को जब भी वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना हो तो हमेशा हम लोग हाई रेजिस्टेंस से हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट हाई रेजिस्टेंस से हम लोग कनेक्ट करते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। एंड जब भी जीएम को वीएम में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, सीरीज रेजिस्टेंस या हाई रेजिस्टेंस हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। यानी हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, सी, यानी हाई रेजिस्टेंस ऑन सीरीज। यानी जब भी आप गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो आप क्या करोगे, हाई रेजिस्टेंस से आप क्या करोगे, कनेक्ट करोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए, यानी 60 नंबर क्वेश्चन। अभी देखो बोल क्या रहा है कि भाई विच वन अमंग द फॉलोइंग कंपोनेंट इज यूज्ड एज एम्पलीफाइंग डिवाइस। देखो थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि भाई ट्रांजिस्टर के बारे में हमने आपको बताया था कि भाई ट्रांजिस्टर क्या करता है, वो एम्पलीफाई कर देता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है। तो इसमें डिस्कस करने की आवश्यकता ही नहीं है, आंख बंद करके ही भाई ये हमारा ऑप्शन होगा, आंसर होगा डी होगा। ठीक है, ट्रांजिस्टर। चलिए नेक्स्ट 61। अभी देखो 61 है, क्या बोल रहा है, द चोक यूज्ड विद अ ट्यूब लाइट। आपने ट्यूब लाइट देखा होगा, ट्यूब लाइट के ऊपर चोक लगा रहता है, ऊपर जो होता है ना सिलेंड्रिकल चोक लगा होता है। ठीक है, सिलेंड्रिकल नहीं, क्यूबॉइडल बोल सकते हैं, सिलेंड्रिकल बोलना सही नहीं होगा, हम लोग क्या बोलते हैं वहां पे, क्यूबॉइडल एक लगा रहता है आपका डिवाइस लगा रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चोक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोल क्या रहा है कि भाई ट्यूब लाइट के साथ, है ना, ट्यूब लाइट के साथ चोक, ठीक है, जो ट्यूब लाइट है इसके साथ जो चोक है वो क्यों यूज किया जाता है ना। ट्यूब लाइट के साथ चोक का यूज क्यों किया जाता है, तो याद रखिएगा जो चोक होता है ये इंडक्टर की तरह बिहेव करता है। जो चोक होता है आपका ये इंडक्टर की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। ठीक है, तो दैट इज वाई हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, चोक के साथ, ठीक है, हम लोग मतलब चोक आप बोल सकते हो इस प्रकार से कि जो चोक होता है मेनली इंडक्टर का काम करता है। ठीक है, जो चोक होता है मेनली ये इंडक्टर का काम करता है। अभी क्या काम करता है ये तो ठीक है, हमने आपको बता दिया कि भाई चोक इंडक्टर एज ए इंडक्टर काम करता है। ठीक है, अब इंडक्टर में क्या काम करता है, तो याद रखिएगा इंडक्टर के एज ए इंडिकेटर क्या करता है, हाई फ्रीक्वेंसी, है ना, जो हाई फ्रीक्वेंसी एसी होता है उसको ब्लॉक करता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई चोक क्या करता है, चोक यूज्ड एज अ इंडक्टर इन कहां पे, ट्यूब लाइट में। ठीक है, और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इसका मेन फंक्शन होता है कि ब्लॉक करना। ठीक है, क्या करना, ब्लॉक करना, किसको ब्लॉक करना, ब्लॉक हाई अल्टरनेटिंग करेंट। ठीक है, ब्लॉक हाई अल्टरनेटिंग करंट कहां पे, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में एसी को क्या करना, हाई एसी जो पास कर रहा है उसको ब्लॉक करना ही इसका मेन उद्देश्य होता है। ठीक है, चलिए तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा चोक का मेन काम क्या है। फिर से एक बार चोक का मेन काम क्या है कि जो हाई एसी जो है, हाई अल्टरनेटिंग करंट जो है जो सर्किट पास कर रहा है उसको ब्लॉक करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, यानी क्वेश्चन नंबर 62 देखा जाए। तो भाई देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, राइट द नेम ऑफ अ डिवाइस। एक ऐसा डिवाइस बताइए जो क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। और ये हमने आपको ऑलरेडी बताया है पिछले क्लास में, इस तरह के क्वेश्चन हमको मिले भी हैं कि भाई एक ऐसा डिवाइस बताओ जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता हो। तो याद रखिएगा रेक्टिफायर, और हमने आपको बता रखा है रेक्टिफायर दो तरह के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, यानी 63। अब भाई 63 क्या बोल रहा है, एक बार पढ़ो आप। 63 क्या बोल रहा है कि नेम द प्रोसेस, ठीक है, नेम द प्रोसेस बाय विच बबल्स फ्रॉम लिक्विड आर फॉर्म्ड। आप ऐसे बोल सकते हो कि बबल्स क्यों बनता है ये पूछा गया है आपसे। ठीक है, बबल कैसे बनता है ये पूछा गया है, उसका प्रोसेस पूछा गया है। तो याद रखिएगा बबल्स, ठीक है, बबल्स के बनने का जो बबल्स जो बनता है लिक्विड सरफेस पर, चाहे लिक्विड सरफेस से जो बबल बनता है उसके पीछे एक ही कारण है, दैट इज इफरविसेंस। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं इफरविसेंस, याद रखिएगा। अब यहाँ पे आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि भाई इफरविसेंस क्या होता है, तो याद रखिएगा गैस का स्केप होना, यानी लिक्विड सरफेस से, फिर से लिक्विड सरफेस से गैस का स्केप होना ही इफरविसेंस कहलाता है। तो जब गैस स्केप होगा तो वो किसके रूप में बाहर आएगा, वो बबल्स के रूप में बाहर आएगा। तो याद रखिएगा इफरविसेंस क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं इफरविसेंस क्या होता है, इट इज द स्केप ऑफ गैस, स्केप ऑफ क्या चीज, गैस, यानी गैस का स्केप होना, लेकिन कहां से, फ्रॉम लिक्विड सरफेस। ठीक है, लिक्विड सरफेस से गैस का स्केप होना, और ये गैस जो स्केप हो रहा है आपका वो बबल्स के रूप में आपको दिखाई देता है। तो याद रखिएगा स्केप ऑफ गैस फ्रॉम लिक्विड सरफेस। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इफरवेसेंस बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, यानी 64। 64 क्या बोल रहा है यहाँ पे कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर। इंसुलेटर आपने पढ़ा होगा कि भाई जितने भी
नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं सारे इंसुलेटर होते हैं। और इंसुलेटर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है ना, इंसुलेटर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। तो अब देखो भाई यहाँ पे कौन सा इंसुलेटर है, तो यहाँ पे क्लियर क्लियर कट जो है ग्लास जो है आपका वो क्या है, इंसुलेटर है ना, ग्लास जो है आपका क्या है वो इंसुलेटर है। क्यों इंसुलेटर है, थोड़ा देखा जाए, ठीक है। मरकरी, मरकरी तो भाई मेटल है, प्योर, ये कंडक्ट करता है, मेटल है तो सिंपल कंडक्ट करेगा। कार्बन, देखिए हमें यहाँ पे कार्बन को हमने टिक क्यों नहीं किया, क्योंकि कार्बन जो है, कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक ग्रेफाइट होता है, तो ग्रेफाइट तो कंडक्ट करता है कि नहीं करता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे कार्बन को टिक किया है कि भाई हाँ कार्बन जो है आपका इंसुलेटर है, सॉरी इंसुलेटर नहीं है, कंडक्टर है, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा गया था कि भाई कौन सा इंसुलेटर है, ठीक है, कौन सा इंसुलेटर है, ठीक है। तो मरकरी तो आपका मेटल यानी कंडक्टर है, कार्बन जो है आपका, ठीक है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उससे बिजली प्रवाहित होता है, यानी ग्रेफाइट जो है उससे बिजली प्रवाहित होता है। बचा जर्मनियम, जर्मनियम जो है आपका एक सेमी कंडक्टर है, ठीक है, जर्मनियम जो है आपका एक क्या होता है, सेमी कंडक्टर होता है। तो कंडक्टर तो है ना भाई, तो ये भी सही है। तो बचा क्या, यानी ये जब तीनों कंडक्ट कर रहे हैं, यानी तीनों कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे, तो बचा क्या, ग्लास। तो ग्लास क्या होता है आपका, इंसुलेटर होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, यानी क्वेश्चन नंबर 65। 65 पढ़ा जाए पहले कि भाई 65 है क्या। यहाँ पे बोल क्या रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट थ्योरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। हमने आपको थोड़ी देर पहले सुपर कंडक्टर के बारे में बताया, थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया सुपर कंडक्टर के बारे में। तो सुपर कंडक्टर क्या होता है कि बहुत सारे वैसे मटेरियल्स होते हैं जो एक सर्टेन टेम्परेचर पर अपना रेजिस्टेंस खो देते हैं, पूरी तरह से उनका लॉस हो जाता है रेजिस्टेंस, और उनसे पूरा का पूरा करंट फ्लो करता है। तो उस तरह के डिवाइसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर। और जिस टेम्परेचर पर वो अपना रेजिस्टेंस खो देते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर। और ये भी हमने आपको बताया कि भाई इस चीज के बारे में सबसे पहले जी ओन्स ने बताया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि भाई सबसे पहली थ्योरी कब आई थी। तो याद रखिएगा सबसे पहली थ्योरी कब आई थी या किस कौन सी थी। तो याद रखिएगा सबसे पहली जो थ्योरी थी लंदन थ्योरी थी। याद रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को कि सुपर कंडक्टिविटी, ठीक है, सुपर कंडक्टिविटी से रिलेटेड सबसे पहली थ्योरी कौन थी। तो याद रखिएगा लंदन थ्योरी, ठीक है, लंदन थ्योरी जो थी ये सबसे पहली थ्योरी थी जो सुपर कंडक्टिविटी से रिलेटेड थी। और ये जो थ्योरी थी ना आपका, ये जो लंदन थ्योरी था ये दो भाइयों ने दिया था। जो लंदन थ्योरी था ये दो भाइयों ने दिया था, एक का नाम था फ्रिच, है ना, एक का नाम था फ्रिच और दूसरे का नाम था हेंच लंदन, ठीक है, दूसरे का जो नाम था हेंच लंदन। इन दोनों भाइयों ने मिलकर सबसे पहली थ्योरी दी थी, किस पर, सुपर कंडक्टिविटी पर। और कब दिया था तो याद रखिएगा 1935 में दिया था, है ना, 1935 में दिया था। तो यही याद रखिएगा कॉन्सेप्ट आपका कि भाई सुपर कंडक्टिविटी पर सबसे पहली थ्योरी किसने दी थी, तो कौन सी थी, तो लंदन थ्योरी ने, और लंदन थ्योरी थी और किसने दिया था, तो फ्रिच और हेंज लंदन ने दिया था। और कब दिया था, तो 1935 में दिया था। इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए 66 देखा जाए, क्या है 66। यहां पे बोल रहा है क्या, the magnitude of current flowing between the two end point of a conductor is proportional to the potential difference between them and is called, ठीक है, काफी लंबा स्टेटमेंट है लेकिन इसको हम लोग आसान तरीके से समझते हैं, ठीक है। बोल क्या रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ करेंट फ्लोइंग बिटवीन, यानी आई की बात हो रही है, ठीक है, आई की बात हो रही है कि ये जो आई है आपका इज प्रोपोर्शनल टू, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, है ना, लेकिन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये बात किसने कहा था, ये बात ओम ने कहा था, हमने आपको बताया था, जॉर्ज साइमन ओम ने बताया था ये बात, ठीक है। और ये क्लियर कट कौन सा लॉ है, तो आपका ओम्स लॉ है। तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, टिक कर देना कि भाई ये ओम्स लॉ है, क्लियर कट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, यानी 67 देखा जाए। 67 क्या है कि भाई यहाँ पे बोल रहा है क्या कि टू प्रिवेंट डैमेज फ्रॉम लाइटनिंग। अब लाइटनिंग क्या होता है, तो आप सिंपल समझ लो कि भाई ऊपर से जो बिजली कड़कता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइटनिंग बोलते हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जितने भी हाई राइज बिल्डिंग्स होते हैं, हाई राइज जितने भी बिल्डिंग्स होते हैं, उनके टॉप, उनका जो छत होता है उनके ऊपर इस तरह का कोई मेटल रड लगाया जाता है ना। मेटल रड क्या किया जाता है, लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, क्योंकि जैसे ही बिजली जो है घर पे ना गिर के यहाँ पे अट्रैक्ट कर जाए, यहाँ पे मेटल रड में कॉन्टैक्ट हो जाए और वहां से वो अर्थ के अंदर ट्रांसफर हो जाए, है ना। तो इससे आपका मकान का कोई नुकसान ना पहुंचे, है ना, इसीलिए क्या किया जाता है, लाइटनिंग। और ये जो कंडक्टर है, ये जो मेटलिक रड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइटनिंग कंडक्टर बोलते हैं, है ना। इस कंडक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइटनिंग कंडक्टर, ठीक है। खैर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि लाइटनिंग कंडक्टर
ठीक है। टू प्रिवेंट डैमेज फ्रॉम लाइटनिंग कंडक्टर आर यूज्ड ऑन टॉल स्ट्रक्चर। सही बात है भाई, कि जो लाइटनिंग कंडक्टर होता है वो कहाँ पे किया जाता है, जितने भी हाई राइज बिल्डिंग्स होते हैं, जितने भी टॉल बिल्डिंग्स होते हैं, टॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, मान लो कि ये टॉल बिल्डिंग हो गया आपका, और इसके ऊपर क्या लगाया हुआ है, ये इसके ऊपर आपका एक ये मेटलिक कंडक्टर लगाया हुआ है, या आप ऐसे समझो कि इसको हम लोग बोलते हैं लाइटनिंग कंडक्टर, लाइटनिंग कंडक्टर लगाया हुआ है। तो लाइटनिंग कंडक्टर कैसा होना चाहिए, इसके बारे में प्रश्न है। चलिए सबसे पहला देखा जाए, बोल रहा है क्या कि द लाइटनिंग कंडक्टर, ठीक है, शुड बी मेड अप ऑफ गुड कंडक्टर बट कैन बी ऑफ एनी शेप। नहीं भाई, शेप तो एक सर्टेन होना चाहिए, तो ये तो चांस नहीं है। दूसरा देखा जाए, शुड बी इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल रेट, जरूरी नहीं है, आप रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, ठीक है, जरूरी तो नहीं है। तीसरा देखा जाए, कैन बी ऑफ एनी शेप, ये भी सही नहीं है। ठीक है, तो कैसा होना चाहिए भाई, तो बचा चौथा, तो शुड बी मेड अप ऑफ गुड कंडक्टर, तो ये तो भाई सही है, गुड कंडक्टर होना चाहिए, तभी ना वो क्या करेगा, जो भी गिरेगा उसको आसानी से क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा अर्थ तक, अर्थ में क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, ये तो सही बात है। और एज जो होना चाहिए उसका, है ना, एज जो होना चाहिए वो पॉइंटेड होना चाहिए, यानी ये जो एज होना चाहिए, ये जो आपका जो उसका जो एज है, ये इसको बोलते हैं ना एज, ऊपर वाला जो है, जो एज होना चाहिए काफी पॉइंटेड होना चाहिए। ठीक है, एज जो होना चाहिए आपका पॉइंटेड होना चाहिए। देखो क्या फायदा पॉइंटेड होने से, सबसे पहला ये होगा कि भाई मान लो कि इस प्रकार का है ये आपका, इस तरह का अगर एज है, इस तरह का आपने अगर रड लगा रखा है, इस तरह का अगर आपने लाइटनिंग कंडक्टर लगा रखा है, तो जैसे ही इसके कांटेक्ट में आएगा वो आसानी से वो क्या होगा आपका, जमीन के अंदर चला जाएगा, यानी अर्थिंग हो जाएगा आसानी से। तो यहाँ पे जो होगा आपका, ठीक है, किस तरह का होना चाहिए आपका, पॉइंटेड होना चाहिए, यानी शार्प पॉइंट होना चाहिए। यानी लाइटनिंग कंडक्टर का याद रखिएगा, लाइटनिंग कंडक्टर जो लगाया जाता है, जो हाई राइज बिल्डिंग पर लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, ताकि भाई आपका बिल्डिंग बचे, कोई भी नुकसान ना हो, जो लाइटनिंग आ रहा है, जो बिजली कड़क रही है, उससे किसी प्रकार का नुकसान ना हो। और स्ट्रक्चर किस प्रकार का होना चाहिए, तो याद रखिएगा आपका पॉइंटेड होना चाहिए। ठीक है, किस तरह का होना चाहिए, तो पॉइंटेड होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, यानी 68, यानी इसका आंसर क्या होगा, पहले डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, यानी 68 देखा जाए, भाई यहां पे है, पूछ रहा है क्या कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या है, यानी एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो सबसे पहले फ्लक्स आपको जानना होगा कि भाई फ्लक्स क्या होता है, तो हमने आपको बता रखा है कि फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, और यहाँ पे मैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स यानी एक निश्चित एरिया से, एक निश्चित एरिया से कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करते हैं, है ना, एक निश्चित एरिया से कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। और हमने आपको बताया भी है कि जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स का मतलब क्या होता है, प्रवाह होता है कि नहीं। जो मैग्नेटिक होता है इसका मतलब है भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, यहाँ जो मैग्नेटिक है इसका मतलब क्या चीज है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या चाहिए, लाइन से। तो एक निश्चित एरिया से, लेकिन निश्चित एरिया से ठीक है, लेकिन परपेंडिकुलरली पास करना चाहिए। ठीक है, परपेंडिकुलरली पास करना चाहिए। तो कितना लाइंस पास कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। और याद रखिएगा मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है इसका यूनिट होता है क्या चीज, वेबर। और वेबर को, ये जो वेबर है ना, इसको आप वोल्ट सेकेंड भी बोल सकते हो, वेबर को आप वोल्ट सेकेंड भी बोल सकते हो। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, मान लो यहाँ पे एसआई यूनिट ना देके, ठीक है, यहाँ तो एसआई यूनिट है, लेकिन मान लो कि यहाँ पे एसआई यूनिट ना देके यहाँ पे सीजीएस यूनिट बोल देता। ठीक है, यहाँ पे एसआई यूनिट ना देके यहाँ पे आपसे क्या बोल देता कि भाई सीजीएस यूनिट बताओ, तो एसआई तो आपने दिमाग पे रख लिया कि भाई वेबर होता है ना, लेकिन सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो याद रखिएगा सीजीएस यूनिट होता है मैक्सवेल। ठीक है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स का जो सीजीएस यूनिट होता है वो क्या होता है, मैक्सवेल। जबकि जो एसआई यूनिट होता है वो होता है वेबर। वेबर को हम लोग शॉर्ट में डब्ल्यू भी लिखते हैं, और मैक्सवेल को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एमएक्स लिखते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि जो हमारा वेबर होता है इसको हम लोग वोल्ट, ठीक है, वोल्ट सेकेंड बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आ गया होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, यानी 69, 68 तक तो हो गया। देखिए ये काफी आसान क्वेश्चन दे दिया है कि भाई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। और ये क्वेश्चन में पूछा गया आपका एसएससी सीएचएसएल 2015 में ये पूछा गया, यानी 6/12/2015 को ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है। तो भाई रेजिस्टेंस क्या होता है, फॉर्मूला इसका R=V/I। V यानी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्ट हो गया, और I यानी इलेक्ट्रिक करंट यानी एम्पियर हो गया, है कि नहीं। तो भाई देखो जहां पे वोल्ट बाई एम्पियर मिल जाए उसको टिक आउट कर दो, यानी ये वाला, यानी आंसर क्या हो गया हमारा, बी। ठीक है, यानी क्लियर कट है इसका कि भाई वोल्ट बाई एम्पियर। और इसी वोल्ट बाई एम्पियर को हम लोग क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। ठीक है, वोल्ट बाई एम्पियर को हम लोग क्या बोलते हैं, ओम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, यानी क्वेश्चन नंबर 70। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे कि भाई व्हेन द
नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल इज ट्रिपल्ड, यानी मान लो कि आपके पास एक कॉइल है, ठीक है, एक कॉइल है, और उस कॉइल में, है ना, वो जो कॉइल है आपका, उस कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, जो टर्न्स है आपका उस कॉइल में, वो ट्रिपल कर दिया गया है कि नहीं, वो क्या कर दिया गया है, ट्रिपल कर दिया गया है। लेकिन सबसे पहले समझना होगा कि किस तरह का डिवाइस है। तो यहाँ पे जो है सेल्फ इंडक्टेंस है, यानी यहाँ पे इंडक्टर की बात हो रही है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई इंडक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, क्योंकि जब तक आपको सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला नहीं पता होगा तब तक आप इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। देखिए सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब क्या होता है कि मान लो कि आपके पास यहाँ पे एक कॉइल हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया आपका कॉइल, और इस कॉइल को आपने क्या कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, बैटरी से आपने कनेक्ट कर दिया। तो यहां से क्या हो रहा है, इसमें तो करंट आपका जा रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें इस कॉइल में करंट जा रहा है। तो यहाँ जो है आपका ये जो है सेल्फ इंड्यूज भी हो रहा है, ठीक है, आप करंट भी पास करो और खुद से क्या हो रहा है, ये इंड्यूज कर रहा है। और आपको पता होना चाहिए सेल्फ इंडक्शन को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट, ठीक है, म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर बाई आर। ये आपको पता होना चाहिए कि भाई फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। फिर से हम एक बार फॉर्मूला आपको लिख कर दिखा देते हैं, याद रखिएगा कि सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे आपको लिख कर दिखाते हैं, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, है ना, देखिए ये हो गया म्यू नॉट आपका पाई एन स्क्वायर, म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर बाई आर, ये याद रखिएगा। ये फॉर्मूला होता है किसका, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है, ठीक है। खैर क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन बोल रहा था कि भाई जब नंबर ऑफ टर्न्स को क्या किया जाए, ट्रिपल किया जाए। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ टर्न्स को ट्रिपल किया गया है ना, जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसको ट्रिपल किया गया है। तो ऑब्वियस है कि भाई एन स्क्वायर है, यानी एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है, यहाँ जो एन है आपका वो नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है। जब आप इसको ट्रिपल करोगे तो भाई 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, यानी ऑब्वियस है कि भाई 9 टाइम्स हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना था, आपको याद रखना था कि भाई एल का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको एल का फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। और यहाँ पे एन क्या था, 3 था, तिगुना किया गया था, तो 3 का डबल क्या होगा, 9, यानी आंसर क्या होगा इसका 9 टाइम्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, यानी क्वेश्चन नंबर 71। देखिए थोड़ी देर पहले हमने आपको चोक के बारे में बताया था, भाई चोक क्या होता है, मरकरी के साथ लगा रहता है ना जो ऊपर में चोक, तो वो चोक हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि चोक क्या होता है, ठीक है। तो अगर आपको ध्यान होगा तो हमने आपको बताया था कि चोक जो होता है, इसका चोक का जो मेन काम होता है ना, जो चोक होता है इसका मेन काम होता है कि एसी को ब्लॉक करना, ठीक है, एसी को क्या करना, ब्लॉक करना। तो जब एसी को ब्लॉक करोगे यानी ऑब्वियस है कि आप करंट को कम कर रहे हो, यानी ऑब्वियस है कि इसका आंसर क्या होगा, बी, यानी करंट का जो प्रवाह है उसको क्या कर रहा है, कम करना। मेन पर्पज होता है किसका, चोक का। कहां पे, मरकरी में, लेकिन यहाँ पे फ्लोरेसेंट लैंप लिखा हुआ है तो एक ही चीज है, तो याद रखिएगा चोक का मेन फंक्शन होता है एसी को क्या करना, ब्लॉक करना। हाई फ्रीक्वेंसी का जो एसी है ना उसको ब्लॉक करना, यानी करंट को धीरे करना, करंट फ्लो को कम करना, यानी इसका आंसर क्या होगा, बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, यानी 72 क्या बोल रहा है कि भाई यहाँ पे बोल रहा है क्या कि एक आपका वायर है, इफ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, मान लेते हैं कि आपके पास क्या है, कोई वायर है, मान लेते हैं कि आपके पास एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, आर है, इसको मेल्ट किया गया, यानी पिघलाया गया है, एंड रिकास्ट टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ। एक आपके पास रेजिस्टेंस है ना, तो रेजिस्टेंस है तो उसका फॉर्मूला आप यहाँ पे लिख दो पहले, इसका फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाई ए। ये फॉर्मूला कैसे आया, रेजिस्टेंस क्या होता है, हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई इसको जो आपका वायर था उसका जो रेजिस्टेंस था आर था, है ना, उसको हमने क्या करा, मेल्ट करा, उसको हमने रिकास्ट करा, और कैसे रिकास्ट करा, उसके आधा, हाफ ऑफ इट्स लेंथ। तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा, तो भाई जब हाफ करके, जब मेल्ट करके रिकास्ट करके हाफ किया गया है लेंथ के, तो ऑब्वियस है कि उसका जो रेजिस्टेंस है वो 1/4 टाइम्स हो जाएगा, यानी 1/4 ऑफ क्या चीज, ओरिजिनल आर हो जाएगा, है कि नहीं, ओरिजिनल क्या चीज, आर, यानी क्लियर कट है कि भाई आपका R/4 हो जाएगा, यानी यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका R/4, याद रखिएगा यहाँ पे R/4 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, यानी 73 देखा जाए। 73 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन है कि विच ऑफ दिज है यहाँ पे, ठीक है, विच ऑफ दिज वेव कैन बी पोलराइज्ड। तो भाई सबसे पहले हमको समझना होगा कि पोलराइज्ड का मतलब क्या होता है, फिर हम लोग आगे की चीजें सॉल्व करेंगे। तो पोलराइज का मतलब होता है क्या कि रिस्ट्रिक्ट करना, याद रखिएगा, पोलराइज का मतलब होता है रिस्ट्रिक्ट करना, ठीक है। पोलराइज का सिंपल सा मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन, इसको आप ऐसे समझो, पोलराइज का जो मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन।
ठीक है। और यहाँ पे एक और शब्द का प्रयोग किया गया है, वेव, है ना। वेव क्या होता है? तो वेव यानी सिंपल समझ लो आप डिस्टर्बेंस, एक पीरियोडिक डिस्टर्बेंस जो होता है ना। वेव यानी पीरियोडिक डिस्टर्बेंस, उसको हम लोग बोलते हैं वेव। दो शब्दों पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक वेव है और दूसरा है पोलराइज्ड। वेव यानी पीरियोडिक डिस्टर्बेंस, ठीक है। पीरियोडिक डिस्टर्बेंस कहाँ पे? इन अ मटेरियल मीडियम, ऐसे ही आप लिख सकते हो, पीरियोडिक डिस्टर्बेंस इन अ मटेरियल मीडियम, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेव बोलते हैं, है ना। अच्छा, और पोलराइज क्या होता है? तो रिस्ट्रिक्ट करना, एक खास तरह का जो भी वेव आ रहा है उसको एक खास एरिया में रिस्ट्रिक्ट करना ही कहा जाता है पोलराइज या पोलराइजेशन, ठीक है। पहले अब दो कॉन्सेप्ट को उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। वेव, वेव यानी डिस्टर्बेंस, पीरियोडिक डिस्टर्बेंस, ऑल ओके ना। चलिए अब क्वेश्चन पे थोड़ा देखा जाए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है क्या, कौन सा वेव को पोलराइज किया जा सकता है, यानी किस वेव को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, ये बोल रहा है। तो एक बात आपको और पता होना चाहिए कि वेव जो होता है ये दो तरह का होता है। एक होता है मैकेनिकल वेव, ठीक है, मैकेनिकल वेव होता है। दूसरा होता है नॉन मैकेनिकल वेव, ठीक है। हम लोग वेव जब करेंगे ना, यानी जब हम लोग वेव टॉपिक जब डिस्कस करेंगे तब हम लोग उसमें वेव के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी हम लोग हल्का सा जान लेते हैं कि भाई वेव क्या होता है, यानी पीरियोडिक डिस्टर्बेंस। और दो तरह के वेव होते हैं, एक होता है मैकेनिकल, दूसरा होता है नॉन मैकेनिकल, ठीक है। देखिए हो सकता है कि आपको मैकेनिकल का स्पेलिंग ना अच्छे तरीके से समझ आए, तो हम इसको फिर से एक बार लिख देते हैं। देखिए, तो वेव दो तरह के होते हैं, एक होता है मैकेनिकल, दूसरा होता है आपका नॉन मैकेनिकल। तो आसान शब्दों में कहा जाए तो जिसको मीडियम की आवश्यकता होती है, जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, उसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव। और जिसको आवश्यकता नहीं होती है, यानी वेव दैट डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल, उसको बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव, ठीक है। तो यूजुअली, अच्छा, नॉन मैकेनिकल वेव को, है ना, यूजुअली नॉन मैकेनिकल वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है, ठीक है। तो खैर ऑप्शन पे देखा जाए, भाई ऑप्शन किस वेव को हम लोग पोलराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है साउंड वेव इन एयर, तो नहीं, इसको हम लोग पोलराइज नहीं कर सकते। यूजुअली हम लोग नॉन मैकेनिकल वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग क्या करते हैं? पोलराइज करते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात देखा जाए भाई लॉन्गिट्यूडनल वेव ऑन स्ट्रिंग, नहीं, क्योंकि देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब क्या चीज, अगर इस प्रकार से आगे पीछे अगर मूव कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। और यूजुअली लॉन्गिट्यूडनल वेव को रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये भी गलत है। ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रिंग, मान लो कि एक धागा हो गया आपका, धागा हो गया आपका, दोनों, मान लो इतना इतना आपका धागा हो गया, ठीक है। और धागा को आपने क्या कर दिया, दोनों एंड पर टाइट बांध दिया और इसको आपने हल्का सा डिस्टर्ब कर दिया, तो यहाँ पे वेव जनरेट होगा। लेकिन इसको रिस्ट्रिक्ट करने की आवश्यकता क्या है? आपको इसे रिस्ट्रिक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव बनेगा, ठीक है। देखिए ट्रांसवर्स वेव का मतलब क्या चीज, ऊपर नीचे वाला जो वेव होता है ना, जो ऊपर नीचे आएगा, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। आपको हम ड्रॉ करके थोड़ा दिखा भी देते हैं कि भाई ट्रांसवर्स वेव होता कैसा। देखिए इस तरह का जो वेव होता है ना, ये वाला जो वेव हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव इसको हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। ये वाला ऊपर वाला होता है क्रेस्ट, है ना, ऊपर वाला होता है क्रेस्ट, नीचे वाला को बोलते हैं ट्रफ, ठीक है। ऊपर वाले को बोलते हैं क्रेस्ट, नीचे वाले को क्या बोलते हैं? ट्रफ, ठीक है। और ये मान लो कि आपका ये स्प्रिंग हो गया, और स्प्रिंग कहीं कहीं देखो, कहीं कहीं क्लोज हो गया, कहीं कहीं फिर डिस्टेंस पे आ गया। तो इस तरह का जो वेव होता है, मतलब आप सिंपल समझ लो, जो ऊपर नीचे करेगा वो हो गया आपका ट्रांसवर्स वेव, और जो आगे पीछे इस प्रकार से करेगा, जो फ्रॉथ एंड बैक करेगा, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव को पोलराइज नहीं करते हैं, तो हमेशा हम लोग ट्रांसवर्स वेव को पोलराइज करते हैं, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव को हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली पोलराइज करते हैं। या आप ऐसे बोलो, जितने भी आपके नॉन मैकेनिकल वेव होते हैं या जितने भी आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, पोलराइज करते हैं, ठीक है। तो साउंड वेव को जरूरत नहीं है पोलराइज करने का, ठीक है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव नॉन मैकेनिकल वेव है, जरूरत ही नहीं है, इसका भी कोई आवश्यकता नहीं है। ट्रांसवर्स वेव स्ट्रिंग में तो ठीक है, ट्रांसवर्स वेव डेवलप हो सकता है, लेकिन आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अच्छा, बचा लाइट वेव। तो लाइट वेव जो होता है, यानी लाइट की बात हो रही है, तो लाइट एक आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है ना। लाइट जो होता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑसिलेशन ऑफ, है ना, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, which is produced by the oscillation of electric field and कौन सा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन से प्रोड्यूस होता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और यहाँ पे हम लोग खास तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट। और लाइट का वेवलेंथ आपको पता होगा 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक क्या होता है, वेवलेंथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा,
क्या लाइट वेव होगा, ठीक है, क्योंकि लाइट वेव को हम लोग क्या कर सकते हैं, पोलराइज कर सकते हैं। लेकिन अब एक बात आती है कि भाई क्यों पोलराइज करेंगे, ठीक है, हमने आपको समझा दिया कि भाई पोलराइज करते हैं, ठीक है, लेकिन क्यों पोलराइज करते हैं, ये भी एक प्रश्न आ सकता है, पूछा जा सकता है कि भाई लाइट वेव का पोलराइज कर रहे हो तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या क्यों पोलराइज कर रहे हो, ठीक है, इसको समझिएगा। ठीक है, देखिए बहुत सारे आपके चश्मे मिलते हैं, है ना, तो जितना चश्मा मिलता है, जितने भी आपके स्पेक्टिकल्स मिलते हैं, ठीक है, ऐसे में धूप में किसी चीज को देखने में काफी समस्या होती है, ठीक है, क्योंकि लाइट आपका पूरा का पूरा आ रहा होता है आपकी आंखों में, है कि नहीं। लेकिन जैसे हम लोग क्या करते हैं, चश्मा पहन लेते हैं, तो ये जो लाइट है आपका वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, कम जो है लाइट आपका आंख के अंदर जाता है, ठीक है। तो ये जो चश्मा आपने पहना, ये जो स्पेक्टिकल्स आपने पहना, ये क्या कर रहा है, लाइट को पोलराइज कर दे रहा है, ये लाइट को क्या कर दे रहा है, पोलराइज कर दे रहा है। और वैसा कोई भी मटेरियल जो लाइट को पोलराइज कर दे उसको हम लोग बोलते हैं पोलरॉइड्स। याद रखिएगा पोलरॉइड्स क्या होता है। और पोलराइज समझ आ गया होगा कि भाई पोलराइज क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट करना, एक खास एरिया में, एक खास वेवलेंथ में लाइट को रिस्ट्रिक्ट करना, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट करना ही क्या कहलाता है, पोलराइजेशन कहलाता है। और यूजुअली हम लोग लाइट वेव को पोलराइज करते हैं, और जो डिवाइस पोलराइज करता है उसको हम बोलते हैं पोलरॉइड्स। और नॉर्मली इसका यूज हम लोग चश्मा होता है ना उसमें हम लोग करते हैं, ठीक है, उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, यानी 74 देखा जाए। 74 क्या बोल रहा है भाई, कि आपके पास एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, हमारे पास मान लो एक वायर हो गया, इसका रेजिस्टेंस क्या है, आर है, और लोग के यहाँ तक है ना, जिसका रेजिस्टेंस क्या है, आर है। अब इसको क्या किया गया है, n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। मान लो कोई आपके पास, मान लो कि ये रजिस्टर ही हो गया, है ना, इसको हमने क्या करा, n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी ओरिजिनल तो था आपके पास r, अब क्या हो गया भाई, r बाई n हो गया, उसको n पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ऑल ओके ना। अच्छा, उसके बाद क्या किया गया, उसको भाई पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया। फिर से आपके पास एक रजिस्टर था, एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस r था, ये मान लो वायर हो गया, इसका रेजिस्टेंस r है, ठीक है। अब इस वायर को क्या किया गया है, n पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ऑब्वियस है भाई r बाई n होगा। उसके बाद क्या किया गया भाई, इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है, किसमें कनेक्ट कर दिया गया है, पैरेलल में। तो चलिए पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, और हमको पता है कि भाई पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो आपको पता है कि भाई जब पैरेलल में आप कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, n बाई आर इस प्रकार का होते जाएगा, है ना, कहां तक जाएगा, n तक जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली क्या मिलेगा आपको, r बाई एन स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जब आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो नया रेजिस्टेंस क्या मिलेगा, तो ऑब्वियस है वो क्या मिलेगा, r बाई एन स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। उम्मीद आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, यानी 75 देखा जाए। 75 काफी इंपॉर्टेंट है। देखो 75 क्या बोल रहा है, इन अ कंडक्टर, अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कि भाई देयर इज नो कंडक्शन बैंड, तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि भाई कंडक्शन बैंड क्या होता है। फिर बोल रहा है कि द फॉरबिडन गैप इज वेरी वाइड अप, ये भी हमको समझना होगा कि भाई फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है। थर्ड ऑप्शन है कि भाई फॉरबिडन एनर्जी गैप इज वेरी नैरो, तो यहाँ भी एक टर्म आ गया भाई फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है। और यहाँ पे चौथा है द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप ईच अदर, यानी यहाँ पे एक नया टर्म आ गया वैलेंस बैंड। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इन चारों टर्म को समझना होगा, ठीक है, तभी हम लोग इस पर आधारित क्वेश्चंस हम लोग कर पाएंगे। यानी हम लोग कंडक्शन बैंड या फॉरबिडन बैंड या वैलेंस बैंड पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आपको हम समझाते हैं सबसे पहले कि भाई कंडक्शन बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड क्या होता है और फॉरबिडन बैंड क्या होता है, ठीक है। देखिए पहला नाम से क्लियर है कंडक्शन, ठीक है, सबसे पहला देखा जाए कंडक्शन बैंड क्या होता है, तो यहाँ पे एकदम नाम से क्लियर है कि भाई एक ऐसा बैंड, ठीक है, एक ऐसा बैंड जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा मात्रा में होंगे, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ज्यादा मात्रा में होंगे। आप ऐसे भी फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में होंगे, आप ऐसे नहीं बोल सकते, उसको आप ऐसे बोलो कि मान लो कि आपके पास एक ऐसा रीजन हो गया, ठीक है, इसको बोलने से अच्छा है कि आप इसको ऐसे बोलो कि एक ऐसा रीजन आपका, ठीक है, एक ऐसा एरिया, ठीक है, एक ऐसा एरिया जहां पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑलरेडी कंडक्ट कर रहे हैं, वो ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो उस तरह का जो बैंड होता है, उस तरह का जो एरिया हो गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्शन बैंड बोलेंगे। ऑल ओके। अच्छा अभी देखो ये आप समझो थोड़ा वैलेंस बैंड क्या होता है, ठीक है, वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड जो है एक ऐसा एरिया, एक ऐसा रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे, काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन काफी ज्यादा कैसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फिर से वैलेंस बैंड क्या होता है, एक ऐसा रीजन होता है जहां पे, ठीक है, जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा मात्रा में होंगे, उसको बोलते हैं वैलेंस बैंड।
और वैसे जहां पे मूव कर रहे होंगे, ठीक है। अब आपका मेटल है, आपका कंडक्टर है ना, कंडक्टर है, तो जो वैलेंस बैंड में होगा वही ना, जो वैलेंस बैंड में होगा वही ना क्या करेगा, मूव करेगा आपका, वही कंडक्टर वही वही मूव करेगा आपका। फिर से कंडक्शन बैंड यानी वैसे बैंड जहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑलरेडी मूव कर रहे हैं, और वैलेंस बैंड यानी क्या चीज, जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा मात्रा में है, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो गैप होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग फॉरबिडन एनर्जी गैप। याद रखिएगा, उसको बोलते हैं हम लोग फॉरबिडन एनर्जी गैप। फिर से एक बार, फॉरबिडन एनर्जी गैप। फिर से एक बार कि भाई कंडक्शन बैंड क्या होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। वैलेंस बैंड जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। और फॉरबिडन एनर्जी गैप यानी इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है, यानी कंडक्शन बैंड और जो वैलेंस बैंड है, इनके बीच का जो अंतर होता है उसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो कंडक्टर में क्या होगा, कंडक्टर में क्या होता है कि भाई जितना वैलेंस बैंड में होगा उतना तो कंडक्शन बैंड में चलते जाएगा फटाफट, है कि नहीं। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे जो दोनों होंगे, वैलेंस बैंड और जो कंडक्शन बैंड होगा, आपस में क्या होंगे, ओवरलैप करेंगे। आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। यानी यहाँ पे जो आंसर होगा वो हमारा आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। यहाँ जो आंसर होगा हमारा वो क्या होगा, आंसर डी, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन थोड़ा चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं नो कंडक्शन बैंड, देखिए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपका कोई भी मटेरियल हो, चाहे मेटल हो, चाहे नॉन मेटल हो, चाहे सेमी कंडक्टर हो, कंडक्शन बैंड तो होगा, ठीक है। कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप होगा। तो ये तो एकदम क्लियर कट गलत है। दूसरा, फॉरबिडन गैप इज वेरी वाइड, ये भी गलत है भाई। फॉर जब कंडक्टर है, जब वैलेंस बैंड से तुरंत जा रहा है, लगातार जा रहा है कंडक्शन बैंड में, तो भाई कहां से आपका वाइड कैसे हो सकता है। ये देखो, मान लो कि हो गया आपका वैलेंस बैंड, ठीक है, और ये मान लो काफी पतला हो गया, ये मान लो कंडक्शन बैंड। अब ये जो है आपका, ये मान लो कि फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप, फॉरबिडन एनर्जी, इसको ऐसे लिखा था शॉर्ट में, एफबीजी लिख देते हैं, एफबीजी, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है। तो लगातार आपका जो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी कंडक्शन बैंड ऊपर होना चाहिए ना, कंडक्शन बैंड ऊपर, वैलेंस बैंड नीचे। तो लगातार आपका वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन तो जा रहा है, तभी ना मूव कर रहा है, तभी ना कंडक्ट कर रहा है। तो ऑब्वियस एक भी फॉरबिडन एनर्जी गैप तो होगा ही नहीं, एकदम मतलब आप बोल सकते हो ओवरलैप कर रहा है यहाँ पे, तो वेरी वाइड कैसे हो सकता है, तो ये साफ गलत है। थर्ड देखा जाए नैरो, ये भी नहीं है, तो यही एक बचता है कि ओवरलैप कर रहा होगा, ठीक है, एकदम ओवरलैप है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 76 देखा जाए। 76 क्या बोल रहा है, सुपर कंडक्टर आर द सबस्टेंस दैट, सुपर कंडक्टर के बारे में हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि भाई वैसे मटेरियल्स जो अपना एक सर्टेन टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस खो देते हैं, ठीक है। जब रेजिस्टेंस खो देंगे तो भाई पूरा करंट उसमें क्या करेगा, फ्लो करेगा, कंप्लीट करंट, जितना करंट प्रोवाइड करोगे सारा का सारा करंट फ्लो करेगा। उसको बोलते हैं क्या चीज, सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर में क्या होना चाहिए, ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला है कि भाई मिनिमम रेजिस्टेंस, ठीक है, सबसे पहला हमारा मिनिमम क्या चाहिए, रेजिस्टेंस, ठीक है। सही बात है भाई कि रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम रेजिस्टेंस होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन देख लिया जाए, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट लो टेम्परेचर, नहीं ये सही नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी पर कंडक्ट करता है लेकिन पूरा का पूरा कंडक्ट कर देता है, हाई टेम्परेचर वाली तो बात ही गलत है। हाई रेजिस्टेंस, ये तो गलत ही, बात ही गलत है। तो इन दोनों में चांसेज हैं कि भाई ये कीजिए। तो ये जो है आपका सुपर कंडक्टर क्या करता है, रेजिस्टेंस को मिनिमाइज कर देता है, ना के बराबर कर देता है। तो ये आपको यहाँ पे बात बोलना पड़ेगा, इसलिए इसको भी हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, हम लोग इसको कंसीडर करेंगे, यानी ए, यानी इसका आंसर क्या होगा, ए। और याद रखिएगा सुपर कंडक्टर क्या होता है, वैसा मटेरियल जिसमें रेजिस्टेंस ना के बराबर होता है एकदम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, यानी 77 देखा जाए। टेस्ला इज द यूनिट ऑफ, ठीक है, टेस्ला यूनिट है। अब भाई टेस्ला यूनिट है, किसका टेस्ला यूनिट है, तो आपको पता है कि टेस्ला जो होता है मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है। याद रखिएगा, टेस्ला जो होता है मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है। देखिए कैसे, मोमेंट तो किसी का यूनिट नहीं होता है, इंडक्शन भी किसी का यूनिट नहीं होता, बच्चा फ्लक्स और आपका फील्ड। तो फ्लक्स जो होता है ये भी यूनिट नहीं होता, आप बोल सकते हो फ्लक्स भी यूनिट नहीं है। तीनों जो है आप बोल सकते हो, तीनों जो है आपके ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। फील्ड भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। फील्ड भी क्या आपका फिजिकल क्वांटिटी, ऐसा नहीं कि फील्ड फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया, टेस्ला किसका यूनिट है, तो टेस्ला जो है मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है। याद रखिएगा, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और टेस्ला जो है निकोलस टेस्ला के नाम पर रखा गया था, ठीक है। टेस्ला, याद रखिएगा टेस्ला। और टेस्ला जो होता है एसआई यूनिट होता है, किसका एसआई यूनिट होता है, मैग्नेटिक फील्ड का। और हमने आपको मैग्नेटिक फील्ड भी बता रखा है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। याद रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। इसके आसपास जो फील्ड क्रिएट होता है, इसके आसपास जो फील्ड क्रिएट होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड का जो एसआई यूनिट होता है
है ना। मैग्नेटिक फील्ड का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है टेस्ला, याद रखिएगा टेस्ला। और टेस्ला अगर मान लो यहाँ पे नहीं दिया होता तो हम लोग उसको वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं, याद रखिएगा। टेस्ला को हम लोग वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। और टेस्ला जो है सबसे पहले 1960 में, यहाँ पे जो टेस्ला है आपका सबसे पहले 1960 में डिफाइन किया गया था। अब बोल सकते हो कि टेस्ला जो है 1960 से हम लोग यूज कर रहे हैं। और ये भी हमने आपको बता दिया कि टेस्ला जो वर्ड है आपका, है ना, जो टेस्ला जो वर्ड है ये निकोलस टेस्ला, है ना, निकोला टेस्ला के ऑनर में, सम्मान में हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 78 देखा जाए। 78 क्या है भाई? तो 78 काफी आसान है। अ करेंट कैरिंग कंडक्टर इज एसोसिएटेड विथ, अ करेंट कैरिंग कंडक्टर जो है ये किससे एसोसिएटेड है? ठीक है, तो ये जो क्लियर कट है आपके कि भाई ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से क्या है, एसोसिएटेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए, यानी 79 देखा जाए। 79 क्या है? तो मैग्नेटिक कीपर्स आर यूज टू प्रोटेक्ट मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेटिक कीपर का यूज किया जाता है। ठीक है, क्यों यूज किया जाता है तो यहाँ पे थोड़ा समझा जाए। तो मैग्नेटिक कीपर का मेन यूज होता है मैग्नेट को बचाने के लिए, है ना, मैग्नेट को क्या करने के लिए, बचाने के लिए, कि ताकि मैग्नेट जो है वो उसकी प्रॉपर्टी जाए ना उस। ठीक है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन के कारण। देखिए, अब यहाँ पे आपके मन में एक शब्द आ सकता है कि भाई डीमैग्नेटाइजेशन क्या होता है। तो सबसे पहले आपको मैग्नेटाइजेशन समझना होगा कि भाई मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। तो याद रखिएगा आसान सा तरीका, किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को, है ना, किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब ये हुआ कि जो चुंबक में चिपक जाए, जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाए, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। तो किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसी को बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। फिर से एक बार, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, है ना, मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। और कौन कौन से प्रोसेस होते हैं? तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, मेनली हम लोग 4 जो प्रोसेस हैं वो हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहला जो यूज होता है इलेक्ट्रिकल मेथड। ठीक है, सबसे पहला जो यूज किया जाता है वो इलेक्ट्रिकल मेथड होता है। ठीक है, उसके बाद होता है आपका सेल्फ इंडक्शन मेथड। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन मेथड। ठीक है, खुद से भी आपका मैग्नेटाइज हो जाता है। जैसे आप मान लो कि एक कांटी लेते हो, एक लोहा की कांटी लेते हो, उसको जमीन के अंदर आप बरीड कर देते हो, गाड़ देते हो जमीन के अंदर, तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी, यानी सेल्फ इंडक्शन हो जाता है। ठीक है, और बहुत सारे तरीके होते हैं, वन टच मेथड होता है। ठीक है, फिर होता है वन टच मेथड होता है, फिर होता है आपका डबल टच मेथड होता है, यानी बहुत सारे मेथड होते हैं। यूजुअली हम लोग इलेक्ट्रिकल मेथड का यूज करते हैं। अच्छा, अब आपके मन में एक और प्रश्न आ सकता है कि भाई मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? तो वो तो हमने समझा दिया आपको कि भाई वैसा मटेरियल जो मैग्नेट से प्रभावित हो, या तो अट्रैक्ट हो या तो रिपेल करे, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। और 3 तरह के मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, ये भी जान लो आप। एक होता है फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, दूसरा होता है आपका पारा मैग्नेटिक मटेरियल, और तीसरा होता है आपका डाई मैग्नेटिक मटेरियल। फिर से एक बार, एक होता है आपका पारा, एक होता है फेरो, है ना, पहले लिखते हैं फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, यानी जो तुरंत चिपक जाए उसको बोलते हैं फेरो। कौन कौन सा होता है? तो आयरन, निकल, कोबाल्ट। फिर होता है पारा, जो मैग्नेट में चिपके उससे प्रभावित हो लेकिन धीरे धीरे प्रभावित हो, उसको बोलते हैं पारा मैग्नेटिक मटेरियल्स। और एक होता है डाई मैग्नेटिक मटेरियल, जो अट्रैक्ट ना हो, जो कि रिपेल हो। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या चाहिए, मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन आपको समझा दिया हमने। अब इसका उल्टा क्या होगा, डीमैग्नेटाइजेशन। यानी आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि मैग्नेट को मैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट करना, मैग्नेट को मैग्नेटिक मटेरियल में क्या करना, कन्वर्ट करना ही डीमैग्नेटाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, मैग्नेट को मैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट करना ही डीमैग्नेटाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, अब डीमैग्नेटाइजेशन होगा तो अपने से भी, मतलब सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन होता है, यानी बहुत सारे मैग्नेट होते हैं, अगर आप उनको छोड़ दोगे तो धीरे धीरे उनकी पावर खत्म हो जाएगी, उनका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो उनको बचाने के लिए, ताकि खुद से वो डीमैग्नेटाइज ना हो, मैग्नेटिक कीपर, ठीक है, मैग्नेटिक कीपर का प्रयोग किया जाता है। यानी इसका आंसर क्या होगा, सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन। याद रखिएगा, सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन, क्योंकि बहुत मैग्नेट की एक टेंडेंसी होती है कि वो खुद अपना, ठीक है, खुद अपना जो है मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक पावर लूज कर दे, है ना। तो सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन से बचाने के लिए हम लोग मैग्नेटिक कीपर्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, यानी 80 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 80 नंबर,
द लेजर इज अ बीम ऑफ रेडिएशन विच आर। देखिए वास्तविक तरीके से देखा जाए यानी मेनली देखा जाए तो ये क्वेश्चन आपका लाइट का है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग लाइट का भी तो क्वेश्चन हम लोग कर ही रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं। यहाँ पे लाइट क्या है, सॉरी लेजर क्या है। तो सबसे पहले लेजर थोड़ा समझ लिया जाए। देखिए लेजर, लेजर का अगर फुल फॉर्म देखा जाए, लेजर का जो पूरा मतलब होता है अगर वो देखा जाए तो लेजर जो होता है आपका, ये देखिए लाइट होता है, एल का मतलब हो गया यहाँ पे लाइट, LIGHT लाइट, ठीक है। ए का यहाँ मतलब है एम्पलीफिकेशन, याद रखिएगा, एल का मतलब होता है लाइट, ए का मतलब होता है एम्पलीफिकेशन, एस, एस का मतलब होता है स्टिमुलेटेड, है ना, एस जो है एस का मतलब होता है स्टिमुलेटेड, ई जो है ई का मतलब होता है इमिशन, ठीक है, ई का मतलब होता है इमिशन, और यहाँ पे जो आर है आर का मतलब होता है रेडिएशन। याद रखिएगा लेजर यानी लाइट एम्पलीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। याद रखिएगा फिर से एक बार, लाइट, लाइट एम्पलीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं। आपने लेजर लाइट सुना भी होगा कि भाई लेजर लाइट होता है, ठीक है। चलिए लेजर तो हमने समझ लिया कि भाई लेजर क्या होता है, तो लाइट एम्पलीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेजर लाइट बोलते हैं। और लोग के, अच्छा एक बात और आपको पता होनी चाहिए कि भाई लाइट दो तरह के होते हैं, एक होता है मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट, और दूसरा होता है आपका पॉलीक्रोमेटिक लाइट, है ना। लाइट दो तरह के होते हैं, एक होता है मोनोक्रोमेटिक लाइट और दूसरा होता है आपका पॉलीक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब क्या होता है, देखो मोनो मतलब होता है सिंगल, मोनो का अगर मतलब देखा जाए तो मोनो का मतलब होता है सिंगल। क्रोमैटिक, क्रोमैटिक जो है ये क्रोमा से आया हुआ है, और क्रोमा का मतलब होता है कलर, यानी जो सिंगल कलर लाइट होते हैं ना उनको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट, और जो जिनमें एक से अधिक कलर होता है उसको बोलते हैं हम लोग पॉलीक्रोमेटिक लाइट। जैसे व्हाइट लाइट हो गया आपका, व्हाइट लाइट, और व्हाइट लाइट में कितने कलर्स होते हैं आपके, 7 कलर्स होते हैं, विवग्योर, VIBGYOR, ठीक है, वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। तो ये होता है पॉलीक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। तो याद रखिएगा लाइट दो तरह के होते हैं, एक होता है मोनोक्रोमेटिक लाइट, दूसरा होता है पॉलीक्रोमेटिक लाइट। यानी सिंगल कलर जो लाइट होता है मतलब जो सिंगल जिसका वेवलेंथ होता है ना उसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक, जिसका बहुत सारा जिसमें लाइट होगा, बहुत सारा लाइट से मिलकर बना होगा, उसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। अच्छा उसके बाद आपको एक और वर्ड समझना पड़ेगा, कोहेरेंट क्या होता है और नॉन कोहेरेंट क्या होता है। तो याद रखिएगा जिसका सिंगल सोर्स होगा, है ना, सिंगल सोर्स होगा, उसको हम लोग बोलते हैं कोहेरेंट, ठीक है, जहां से लाइट, एक सोर्स से लाइट निकले उसको बोलते हैं कोहेरेंट, और जिसका बहुत सोर्सेज हो मतलब बहुत वाइड सोर्स हो उसको बोलते हैं नॉन कोहेरेंट। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था कि भाई लेजर किस तरह का है, तो आपने देखा होगा लेजर एकदम पतला आता है और एक सोर्स से निकलता है, यानी कोहेरेंट तो है और साथ साथ मोनोक्रोमेटिक है, यानी इसका आंसर क्या होगा, बी। याद रखिएगा लेजर जो होता है कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट होता है, ठीक है। तो आज हमने 30 क्वेश्चन सॉल्व किया, यानी आज हमने 50 से लेके 80 तक हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, और आज जो हमने क्वेश्चंस लिए हुए थे वो हमने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से हमने क्वेश्चन लिए हुए थे। ये क्वेश्चन हमने गलत कर दिया था, ये हमने ऑप्टिक्स का क्वेश्चन यानी लाइट क्वेश्चन हमने ऐड कर रखा था, ठीक है। उम्मीद आपको आज का क्लास समझ आया होगा। अगले क्लास में हम लोग 80 से आगे यानी 80 to 100 हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और अभी हम लोग साथ में मैथ्स में तो कर ही रहे हैं, मैथ्स में हम लोग सर्ट्स, इंडिसेस एंड पावर हम लोग कर रहे हैं, और हम लोग अभी साथ साथ हम लोग पैरेलल यानी हम लोग पैरेलल ऑप्टिक्स के क्वेश्चन लाइट के भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं,